जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत है आपका। और अपनी सेकंड बुक चल रही है और उसके अंदर भी आपका फर्स्ट चैप्टर, जिसमें अब तक हमने भारत की जनसंख्या के अंतर्गत उसके वितरण को, घनत्व को और वृद्धि को अच्छे से जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे जनसंख्या के संगठन को। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और इसके अंदर सबसे पहले तो हम ये जान लें भी जनसंख्या संगठन के अंदर किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, किन के बारे में हमें जानना होता है। एक आता है आयु और लिंग का विश्लेषण, यानी आयु लिंगानुपात, उनकी बात करते हैं। एक आता है ग्रामीण नगरीय संगठन की। एक है भाषाई संगठन, धार्मिक संगठन, व्यवसायिक संरचना, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और जनजातियां। इन सब के बारे में जो पढ़ा जाता है उनको कहा जाता है जनसंख्या संगठन। अब एक चीज, ये सारे अपने सिलेबस में नहीं है। इनमें से हम बात करें भी अपना ग्रामीण नगरीय संगठन हो गया, भाषाई संगठन हो गया, धार्मिक संगठन हो गया और व्यवसायिक संरचना। व्यवसायिक के अंतर्गत काम के बारे में बात करेंगे, धार्मिक संगठन में हम धर्म के बारे में बात करेंगे, भाषाई संगठन में भाषा के बारे में, और ग्रामीण नगरीय संगठन में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। तो ये चार जो टॉपिक है ये अपने सिलेबस के अंदर है। अब एक एक करके इन टॉपिक को स्टार्ट करें, उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं। वो बात ये है भी आज हम 1 और 2 नंबर वाले प्रश्नों के हिसाब से इन टॉपिकों को समझेंगे, क्योंकि इन टॉपिकों में से अक्सर, जैसे राजस्थान की बात करूं तो 1.5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कई जगह स्टेट के अंदर 2 नंबर के भी आ जाते हैं। सीधा सा इनके बारे में नाम मिलेगा, जैसे ग्रामीण नगरीय संगठन, इसके ऊपर टिप्पणी लिखिए, इनकी विवेचना कीजिए, भाषाई संगठन की विवेचना कीजिए। ऐसे 2 नंबर या 1.5 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो आज इन टॉपिकों को हम उसी के अकॉर्डिंग है वो समझेंगे, ताकि आपके नोट्स हैं वो भी अच्छे से तैयार हो जाए। चलिए, आज का पहला टॉपिक हो गया फिर भारत में ग्रामीण नगरीय संगठन से आप क्या समझते हैं, या टिप्पणी लिखिए। इसमें आपको क्या बताना है, पहले तो एक लाइन निवास वाली बतानी है। क्या कि जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय में विभाजन है वो निवास के आधार पर होता है। रहने के जो स्थान है, जगह है, उसके आधार पर किया जाता है। वही सामान्य गांव में रहने वाले ग्रामीण हो गए और शहरों में रहने वाले शहरी यानी नगरीय हो गए। अब बात आता है ग्रामीण क्षेत्र कौन से होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं से जुड़े हुए होते हैं। अब इनके बारे में हम पहले ही अच्छे से जान चुके हैं फर्स्ट बुक में। तो जहां पर प्राथमिक क्रियाएं ज्यादा होती है वो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं। नगरीय क्षेत्र वे होते हैं जिनमें लोग गैर प्राथमिक कार्यों से जुड़े होते हैं। द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम, इस प्रकार के कोई क्रियाकलाप होते हैं, उनसे जुड़े हुए होते हैं वो नगरीय क्षेत्र। तो एक बात तो हमने क्या लिख दी भी, ग्रामीण और नगरीय का जो विभाजन है वो निवास के आधार पर होता है। फिर हम दोनों की परिभाषा लिख देंगे। ग्रामीण क्षेत्र वो जहां प्राथमिक काम होते हैं, और नगरीय क्षेत्र वो जहां पर लोग ज्यादा गैर प्राथमिक कार्यों के अंदर जुड़े हुए होते हैं। यहां मैंने, आप देखेंगे ये बिंदियां सी लगा लगा के लिखा है। आप चाहें तो इनके नंबरिंग लगाकर भी अपनी बात को लिख सकते हो, वो आपकी अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है आप कैसे अपने उत्तर को खूबसूरत बनाते हो। इसके बाद में क्या बताएंगे आप, इसके बाद में एक बात ये बता दीजिए भी भारत के अंदर ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का वितरण है वो समान नहीं है, यानी असमान वितरण है। कहीं गांव ज्यादा है तो किसी क्षेत्र के अंदर शहर है वो ज्यादा आपको मिलेंगे। इसके बाद में आपको, क्योंकि हम पॉपुलेशन से रिलेटेड बात है वो समझ रहे हैं, तो आपको आंकड़े भी देने होंगे और कुछ उदाहरण है वो भी अपने उत्तर के अंदर देने होंगे, ताकि आपका जो उत्तर है, आंसर है, वो खूबसूरत बन जाए। तो अब हम बताएंगे भारत की कुल जनसंख्या का 68.8 68.8% है लोग गांव में रहते हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी हो गई, 68.8%, वही 2011 के जनगणना के अनुसार। इसमें आप उदाहरण दे सकते हो भी कहां ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है। तो बिहार और सिक्किम जैसे राज्यों के अंदर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो बहुत अधिक है। इसी के साथ साथ दादर और नागर हवेली को छोड़कर, इस एक केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दें तो अन्य केंद्र शासित प्रदेशों का
लघु अनुपात ही ग्रामीण जनसंख्या का है, यानी वहां बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण जनसंख्या बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो ये थोड़ा सा ग्रामीण के बारे में लिख दिया। अब बात कर लें थोड़ा सा नगरीय जनसंख्या के बारे में भी बताना है। तो नगरीय जनसंख्या का अनुपात है वो 31.16%, 31.16% है। आप चाहें तो इसे 31.2% भी लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल दोनों का क्या हो जाएगा फिर 100 हो जाएगा। तो ग्रामीण जनसंख्या है वो 68.8% है भारत के अंदर, और शहरी जनसंख्या है वो 31.16% है। और अब एक चीज आप यहां लिख सकते हो भी, नगरीय जनसंख्या अधिक क्यों होती जा रही है। तो नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर है वो बढ़ते आर्थिक विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कारण तेजी से बढ़ रही है। आप चाहें तो औद्योगिकरण की बात लिख सकते हैं भी, जहां औद्योगिकरण है वो ज्यादा होता है, वहां पर लोग रोजगार की तलाश में वहां पर आ जाते हैं, इसलिए शहरों के अंदर है वो जनसंख्या बढ़ जाती है। तो ये थोड़ा बहुत आप अपनी लैंग्वेज के अंदर भी इसके अंदर चेंज है वो कर सकते हो। तो इस प्रकार की बातें, आपको ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो उसके अंदर है वो अपनी प्रदर्शन है वो आपको करना चाहिए। एक बात हो गई ये क्लियर, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप नोट्स फॉर्म में उतारना चाहें तो। अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक, और आज का अपना दूसरा टॉपिक है वो है भाषाई संगठन। भाषा के हिसाब से क्या जो क्लासिफिकेशन है वो देखने को मिलता है। आप सबको अच्छे से पता है इंडिया है वो एक भाषाई विविधता वाला देश है, बहुत प्रकार की भाषाएं और बोलियां हैं वो यहां पर बोली जाती है। इसी से जुड़ा हुआ एक क्लासिफिकेशन है एक भाषा विशेषज्ञ गियर्सन के अनुसार, यह भी अपने आप में एक नंबर का छोटा प्रश्न भी निकल के आ सकता है। गियर्सन के अनुसार देश में 179 भाषाएं और 544 प्रकार की बोलियां हैं वो इंडिया में देखने को मिलती है। अब बात करें भी, इतना कुछ है, लेकिन क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में इन सभी को मान्यता है? तो अब हम उसकी बात कर लें। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जिसका संबंध भाषा से है, उसके अंदर 22 भाषाएं हैं उनको शामिल किया गया है। 179 प्रकार की भाषाएं बताई ग्रियर्सन ने, इब्राहिम ग्रियर्सन ने, उनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान के अंदर, यानी जो हमारी 8वीं अनुसूची है, शेड्यूल है, उसके अंदर शामिल किया गया है। अगर आप 8वीं अनुसूची नहीं लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हो भी 22 भाषाओं को भारत के अंदर संवैधानिक दर्जा है वो दिया गया है। और इन 22 भाषाओं के अंदर बात करें तो हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत है वो इंडिया में सबसे ज्यादा है, हिंदी है वो सबसे ज्यादा बोलते हैं। और सबसे कम भाषा बोलने वालों में आता है संस्कृत, बोडो और मणिपुरी जो भाषा है। ध्यान रख लीजिएगा, सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है और सबसे कम में संस्कृत, बोडो और मणिपुरी लैंग्वेज की बात आती है। और एक चीज और है, विदेश में भाषाई प्रदेशों की सीमाएं सुनिश्चित और स्पष्ट नहीं है। कोई राजनीतिक दृष्टि से जो बाउंड्री बनाते हैं वैसी बाउंड्री है वो आपको भाषा के आधार पर नहीं मिलती भी, हाँ ठीक है एक राज्य खत्म हो गया तो वो भाषा दूसरे राज्य में नहीं बोली जाएगी, ऐसा नहीं होता, हम सबको पता है। राजस्थान के पास में हरियाणा है तो राजस्थानी भाषा हरियाणा में भी काफी दूर तक बोली जाएगी, और हरियाणा वाली जो भाषा की जो टच है वो आपको राजस्थान में भी काफी दूर तक मिलेगा। यही बात यूपी को लेकर हम कर सकते हैं। तो देश में भाषाई प्रदेशों की जो बाउंड्रियां हैं वो कोई निश्चित नहीं है भी, वहां तक ही बोली जाती है। तो इतनी बात आप भाषाई संगठन के अंतर्गत लिख सकते हो अगर 1.5 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप चाहें तो छोटी मोटी बात और भी ऐड कर सकते हो उसके अंदर, भाषाई वर्गीकरण भी आप लिखना चाहें तो उसमें ऐड कर सकते हैं, या 1 नंबर का एक छोटा प्रश्न अलग से भी निकल सकता है भाषाई वर्गीकरण का। तो थोड़ी सी बात आप जरूर उसकी ध्यान रख लीजिएगा कि प्रमुख भारतीय भाषाओं को बोलने वाले 4 भाषा परिवारों से जुड़े हुए हैं। जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उन सबको 4 परिवारों के अंदर बांटा गया है, जिसमें 1 नंबर पे लिखा है मैंने चीनी, तिब्बती या किरात की। ये सबसे कम बोली जाने वाली जो भाषा परिवार है 0.85% है। चीनी तिब्बती, ये कौन सा इलाका हो गया इंडिया के हिसाब से बात करें तो हिमालयी साइड में,
तो हिमालयी जो स्टेट्स हैं, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करो, हिमाचल की बात करो, आप सिक्किम की बात करो, तो वहां की जो लैंग्वेज है वो चीनी तिब्बती भाषा परिवार से जुड़ी हुई है। उसके बाद में ऑस्ट्रिक या निषाद जिसे कहें, इसकी प्रतिशतता है 1.38%। जो भाषा परिवार है यानी इतनी भाषा है वो बोली जाती है। द्रविड़ है यानी जो दक्षिणी भारत की जो लैंग्वेज है वो द्रविड़ भाषा परिवार से है और उनकी जो प्रतिशत मात्रा है वो कितनी है, 20%। और सबसे ज्यादा है भारतीय यूरोपीय इंडो आर्य की बात करें 73% है। मोस्टली उत्तरी भारत के अंदर ज्यादातर यही आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे ज्यादा कौन सा भाषा परिवार है इंडिया में, इंडो आर्य है 73, और सबसे कम कौन सा है, चीनी तिब्बती है 0.85%, यानी 1% से भी कम है। तो चारों भाषा परिवारों के नाम और उनका परसेंटेज ध्यान रख लीजिएगा। एरिया अपने आप नाम से ही पता चल रहा है कि किस इलाके के अंदर इस प्रकार का भाषा परिवार है वो हमें देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं, अगला पॉइंट धर्म की बात कर लेते हैं। वैसे बहुत कम इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब आ गया तो क्या करेंगे, तो इसलिए थोड़ी सी जानकारी इसकी भी हो जाए। भारत के अंदर आपको पता है भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। नॉर्मली हम कह देते हैं भी धर्म निरपेक्ष देश है। यहां पर सभी धर्मों और पंथों को समान वरीयता मिली है, कोई धर्म बड़ा या छोटा नहीं है। कोई भी अपनी इच्छा से किसी भी धर्म या पंथ का अनुयायी हो सकता है, क्योंकि वो उसका अपना व्यक्तिगत जो विचार है वो रहता है। तो सामान्य बात अगर हम करें धर्म को लेकर, तो धर्म भारतीयों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। लोगों को जो सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनमें से एक कारक धर्म भी है। आपको पता है धर्म हमारे हर क्षेत्र के अंदर हमें प्रभावित करता है, क्योंकि धर्म लोगों के परिवार, उनके सामाजिक जीवन के लगभग सभी पक्षों के अंदर देखने को मिलता है। ये बात होगी। अब बात करनी है आपको भी सबसे ज्यादा कौन सा धर्म है और उसके बाद कौन सा आता है, बस थोड़ा सा वो हम सबको पता है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो अनुयायी है वो किसके हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी है, जिनका प्रतिशत मिलता है 79.8%। तो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग यहां रहते हैं और लगभग 80% के आसपास 79.8% है, और लगभग पूरे भारत में आपको मिलेंगे। उस 2 नंबर पे आता है वो है मुस्लिम समुदाय, जिसकी आबादी मिलेगी आपको 14.2%। 2 नंबर पे मुस्लिम कम्युनिटी आती है 14.2%, जो आपको जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, यूपी, दिल्ली में ज्यादा देखने को मिलती है। 1-2 उदाहरण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अगर 1.5-2 नंबर का प्रश्न आता है, वरना आप इतना ध्यान रख लें भी हाँ सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के हैं कितने प्रतिशत, 2 नंबर पे मुस्लिम समुदाय जो 14.2%। 3 नंबर पे आते हैं ईसाई, जिनकी आबादी है 2.3% है, जो आपको गोवा, केरल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम इस प्रकार के जो राज्य हैं उनके ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। और 4 नंबर पे आ गया अपना सिख कम्युनिटी आ गई, जो कि 1.7% इनकी आबादी देखने को मिलती है। और देखें भी कहां पर, तो आपको पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इनकी आबादी देखने को मिलती है। इसके बाद में सबसे छोटे धार्मिक जो समुदाय हैं वो जैन और बौद्ध की बात आती है। और जैन समुदाय की बात करें तो राजस्थान के जो शहरी क्षेत्र हैं, गुजरात और महाराष्ट्र में आपको जैनी लोग मिल जाएंगे, और बौद्ध संप्रदाय को मानने वाले हैं वो महाराष्ट्र, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये धार्मिक संगठन से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। हिंदू सबसे ज्यादा, 2 नंबर पे मुस्लिम, 3 पे आपको ईसाई, 4 पे सिख, और उसके बाद में जैन और बौद्ध का नंबर आता है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं। चलिए साहब अब बात करते हैं, बहुत ही प्यारा टॉपिक, अक्सर बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है। कई बार तो लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है, वरना एक साल छोड़ के दूसरे साल तो यह प्रश्न आया ही रहता है। तो अच्छे से इसको, टॉपिक है श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन, यानी इसमें काम करने वालों के बारे में हम बात करेंगे। आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है, और वो 3 वर्ग है। एक है मुख्य श्रमिक,
दूसरा सीमांत श्रमिक और तीसरा आता है अश्रमिक। तो पहले तो तीनों नाम ध्यान में हो। आर्थिक दृष्टि से यानी काम की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। अब इनकी परिभाषा आती है, कई बार अंतर पूछ लिया जाता है, मुख्य और सीमांत में अंतर बताएं, तो जो परिभाषा है वही अंतर है। सबसे पहले बात करें भी मुख्य श्रमिक कौन होते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो एक साल में कम से कम 183 दिन यानी लगभग कितना हो गया 6 महीने। तो जो व्यक्ति एक साल के अंदर 6 महीने काम करता है यानी 183 दिन काम करता है उसे मुख्य श्रमिक की संज्ञा दी जाती है। अब बात करें सीमांत की। सीमांत श्रमिक वो होते हैं जो साल के अंदर 6 महीने से कम यानी 183 दिनों से कम समय काम करते हैं, 183 दिनों से कम दिन पर काम करते हैं, वो सीमांत श्रमिक कहा जाता है। तो ये मुख्य और सीमांत श्रमिक है जो काम तो करते हैं, मुख्य 6 महीने से कम 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा, सीमांत होते हैं वो 6 महीने से कम काम है वो करते हैं। तो एक तरीके से ये काम करने वाले हैं तो इन्हें हम कह सकते हैं ये क्या हो गए, ये कार्यशील जनसंख्या हो गई अपनी काम करने वाले, जो आपको इंडिया में लगभग 40% के आसपास मिलती है। इसके बाद में बच गए अश्रमिक, नाम से स्पष्ट है ए लग गया, जो कोई काम धंधा नहीं करते। अश्रमिक यह एक प्रकार की आश्रित जनसंख्या है जो लगभग कितनी है 60%। तो 40% के आसपास तो मुख्य और सीमांत हो गए, 60% वो लोग हैं जो कोई काम नहीं करते। जैसे आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो तो आप तो कोई काम नहीं कर रहे, तो आप क्या हो गए, आप हो गए आश्रित जनसंख्या। और आश्रित जनसंख्या किन के ऊपर डिपेंड रहती है, कार्यशील जनसंख्या के ऊपर डिपेंड रहती है। आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो और पेरेंट्स वर्क करते हैं तो वर्क करने वाला कार्यशील जनसंख्या होगी। वो 6 महीने या 6 से ज्यादा काम करता है तो मुख्य श्रमिक कह दिया, 6 से कम है तो सीमांत श्रमिक कह दिया, और जो कोई काम नहीं करता वो अश्रमिक। काम नहीं कर रहा तो वो आश्रित है, खाने पीने पढ़ने के लिए किसी न किसी के ऊपर डिपेंड तो रहता ही है। तो ये तो एक सामान्य सी बात हो गई। अब एक परिभाषा आ जाती है कई बार भी, श्रम सहभागिता दर क्या है, उससे आप क्या समझते हैं। तो वो परिभाषा इन्हीं दोनों नामों से है, वो निकलकर सामने आती है। देखिए कौन सी परिभाषा बनती है कि श्रम की प्रतिभागिता या सहभागिता दर क्या होती है। तो देखिए किसी देश की कुल जनसंख्या में मुख्य और सीमांत श्रमिकों के प्रतिशत को ही श्रम की प्रतिभागिता दर या सहभागिता दर कहा जाता है। भी कितने मुख्य और सीमांत श्रमिक के रूप में काम करते हैं, उनकी जो प्रतिशत मात्रा है, दर प्रतिशत, तो उसी को श्रम की प्रतिभागिता दर कहा जाता है। और इंडिया में यह सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलती है, हिमाचल प्रदेश के अंदर, और वो कितनी है 51.9%। तो सबसे ज्यादा श्रम प्रतिभागिता दर आपको किस स्टेट में मिलेगी, हिमाचल प्रदेश में मिलती है, 51.9% होगी। एक चलते चलते एक छोटा सा प्रश्न और है अलग से कि भारत में किस सामाजिक अभियान द्वारा जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है। जेंडर भेद, पुरुष और महिला का जो भेद, लड़के और लड़की का भेद खत्म करने के लिए एक अभियान चलाया गया है, वो कौन सा है, और उसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। फर्स्ट बुक के अंदर भी जब हमने मानव विकास वाला चैप्टर किया था तो वहां पर इसका उल्लेख किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एक सामाजिक अभियान है जो भारत सरकार ने स्टार्ट किया है। आज का यही प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं, फिर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है वो कब प्रारंभ किया था, उसका ईयर सन है वो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चलिए अब लास्ट में बात करते हैं, अंतिम टॉपिक का भारत की जनसंख्या का व्यवसायिक संगठन, यही भी कौन से काम करते हैं। अभी हमने श्रमिकों के बारे में पढ़ा, मुख्य श्रमिक सीमांत श्रमिक की बात की, अब हम बात कर रहे हैं काम करने वाले लोगों के बारे में भी, कौन सा काम है वो कितने प्रतिशत लोग हैं उसको करते हैं व्यवसायिक संगठन। तो कार्यशील जनसंख्या यानी काम करने वाली जनसंख्या क्या क्या काम करती है, आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हो, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुर्थ ऐसे काम करती है, या फिर आप लिख दें भी कार्यशील जनसंख्या खेती विनिर्माण व्यापार परिवहन संचार
और अन्य सेवाओं में भाग लेती है। तो आगे ना वही प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ गतिविधियों के अंतर्गत जो चीजें आती हैं उनको हमने लिख दिया। भी काम करने वाले लोग इन सेक्टरों में से किसी के अंदर भी काम करते हैं। अब इसमें बात करें प्राथमिक सेक्टर के अंदर 54.6%, 54.6% कौन सा काम करते हैं? प्राथमिक क्रियाओं के अंदर लगे हैं। और 3.8% जो लोग हैं वो द्वितीयक सेक्टर के अंदर, इंडिया की बात हो रही है, और तृतीयक सेक्टर के अंदर हैं वो है 41.6%, तृतीयक क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं। तो तीनों का हो गया, एक 54.6 हो गया, एक अपना 3.8 और तीसरा हो गया 41.6, क्योंकि सर्विसेज आगे ना व्यापार, परिवहन, संचार वो सारी तृतीयक के अंतर्गत है। और एक चीज आप इतनी जरूर आप में समझ है भी, ज्यादातर काम जो प्राथमिक क्रियाओं की अगर हम बात करें प्राथमिक सेक्टर के अंदर, इसमें आपको महिला श्रमिक है वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में पुरुषों की तुलना में अधिक मिलती है। इसके अलावा जो बाकी सेक्टर हैं उनमें आपको पुरुष ज्यादा है वो वर्क करते हुए मिलेंगे। पुरुष श्रमिकों की संख्या महिला श्रमिकों की संख्या से तीनों सेक्टरों में अधिक है। तीनों सेक्टरों की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इनकी जो कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो पुरुष ज्यादा इनमें वर्क करते हैं। और वहीं प्राथमिक की सिर्फ बात करें तो महिला श्रमिक हैं वो ज्यादा वर्क वहां करती है। अब एक चीज और है, ये छोटा क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि 2011 की जनगणना भारत की श्रमजीवी जनसंख्या, श्रमजीवी जनसंख्या वही काम करने वाले लोग, श्रमजीवी जनसंख्या को 4 प्रमुख वर्गों में बांटती है। और वो 4 वर्ग कौन सा है? कृषक यानी किसान हो गया, दूसरा कृषि मजदूर। अब ध्यान रखिए, कृषक और कृषि मजदूर इन दोनों का ही संबंध किससे है? प्राथमिक सेक्टर से है, प्राथमिक सेक्टर से है इन दोनों का ही। तीसरा है घरेलू उद्योग श्रमिक, इसका संबंध किससे है? द्वितीयक सेक्टर में। तो द्वितीय सेक्टर में हमने जो 3.8% की बात कही, इसका मतलब वो घरेलू उद्योग श्रमिक है। और उसके बाद में आगे अन्य श्रमिक। तो 4 प्रकार हो गए, कृषि, कृषि मजदूर, और उसके बाद में घरेलू उद्योग श्रमिक और अन्य श्रमिक। ये किसके आधार पर है? 2011 की जनगणना के अंदर श्रमजीवी जो काम करने वाले लोग हैं उनको 4 वर्गों के अंदर बांटा गया है। तो आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर जनसंख्या संगठन से जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन सब की बात है वो हमने कर ली है। और उसके बाद अब आपको यही करना है, आज के वीडियो सेशन में जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। अगले वीडियो सेशन में नए चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।